अभी तक आपका लाइन डीआई हो चुका है, बार डीआई हो चुका है, इसके अलावा आपका टेबल डीआई हो चुका है और 3 टेबल, लाइन, बार और एक और हाँ पाई डीआई हो चुका है। अब आपका ये जो है ये मिसलेनियस इसमें सीरीज आती है ये डीआई की। इसमें 3 आती हैं, अर्थमेटिक और केस लैग, इसके अलावा रडार, एक और होती है फनल डीआई। अब आपको ये मिसलेनियस कंप्लीट कराने वाले इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अभी जो यूपी SSSC के थ्रू पेट का एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, रिसेंटली में जो अभी हुआ 2-3 महीने पहले, उसमें एक अर्थमेटिक डीआई से भी क्वेश्चन आया था। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें कभी भी डेटा आपको डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, आपको कुछ घुमा फिरा के डेटा दिया जाएगा। उसमें कुछ कार से रिलेटेड शायद आता, इसमें देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर है लाइन ग्राफ दिया गया है। देखिए ग्राफ लाइन का है लेकिन डीआई अर्थमेटिक की है। इसमें 4 अलग अलग नावों की गति दिखाई गई है, A, B, C और D। इसमें आपको ये ध्यान से देखना होगा कि जिसके सामने हो वही नंबर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने शो कर दिया, अभी तक सारी डीआई में मैं पहले से ही शो करता आ रहा हूँ कि किसका कितना नंबर है। लेकिन आपको पहला काम ये करना होगा कि जिस डीआई का जितना भी नंबर उसे केयरफुली लिख लिया जाए ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद है इनकी गति का प्रतिनिधित्व करता है ये लाइन ग्राफ 4 नावों का, और नाव के लिए धारा की गति 8 किलोमीटर पर आवर है। जो शांत जल में नाव की गति है वो 8 किलोमीटर। इसका मतलब है आप जब भी इस पे क्वेश्चन कर रहे होंगे, जिन्होंने बोट एंड टाइम जो भी है, बोट एंड स्पीड या फिर बोट एंड टाइम कुछ भी है, क्या नाम है टॉपिक का पता है, जो भी नाव और धारा, हाँ बोट एंड स्ट्रीम है, बोट एंड स्ट्रीम के जो है जो क्वेश्चन है उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो धारा में होती है, एक होती है शांत जल में नाव की चाल, एक शांत जल में चाल होती है और एक धारा के साथ होती है या नाव की चाल होती है ना। शांत जल में चाल होती है, हाँ ऐसे कुछ होता है। खैर अभी देख लेते हैं वो क्या है। एक शांत जल में चाल होती है और एक होती है धारा के साथ चाल। हाँ धारा की चाल होती है, एक धारा की चाल होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब पानी ठहरा हुआ होगा तब आप कितनी स्पीड से गति कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि जब पानी एक फ्लो में बहने लगेगा, यानी कि उस धारा में अगर कोई गति आ जाती है तब आपकी जो नाव होगी वो थोड़ी से ज़्यादा तेज चलेगी। कारण इसका कुछ ऐसा है, इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर कोई लड़का नॉर्मल चल रहा है और उसे किसी भी तरह की स्पीड नहीं मिल रही है तो वो अपनी एक निश्चित चाल से चलेगा। लेकिन अगर उसे पीछे से प्रेस कर दिया या धक्का देते चले जाए तो वो दौड़ने लगेगी, यानी कि पीछे से मिले फोर्स यानी कि बल की चाल के साथ दौड़ने लगेगी। जो बल मिला है उसके थ्रू जो उसकी चाल बनी है वो उसके साथ चलने लगेगा। आप इसे कह सकते हैं ये इनिशियल था और ये एक्सटर्नल उसे फोर्स मिल गया। इसका मतलब वो 2 बल एक साथ लेकर के चलने लगेगा। खैर यहाँ पर देखते हैं शांत जल में चाल और धारा की चाल। अगर कहीं पर इसके क्वेश्चन आ जाए बोट एंड स्ट्रीम के, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो शांत जल में चाल होगी उसे हम एक्स लेट कर लेते हैं, जो धारा के साथ चाल या धारा के विपरीत चाल या धारा की चाल होगी उसे हम y अधिक कर देते हैं। अब अगर नाव धारा की दिशा में बह रही हो, यानी कि पानी अगर इस तरफ बह रहा है और नाव भी इस तरफ जा रही है, अगर ये नाव इसी डायरेक्शन में चल रही है और इसकी जो फ्लो है पानी बहने का फ्लो, या फिर ये कह सकते हैं कि धारा की दिशा अगर इधर है, दोनों एक ही साइड चलेंगी, तो
इसकी भी चाल जुड़ेगी, इसकी भी चाल जुड़ेगा, इसकी मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ कि पानी इस तरफ बह रहा है और नाव उसी तरफ जा रही है, तो फिर ये चाल जो होगी धारा की, ये इसका अपोज करेगी और नाव धीमे बहने लगेगी। इसका मतलब है कि अगर साथ में चल रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि जो बड़ा होगा वो छोटे को घटा देगा। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं तो अब हम आगे चलते हैं कि धारा के साथ होगा तो प्लस होगा, धारा के विपरीत होगा तो माइनस होगा या डिफरेंस होगा। अब यहां पर देख लेते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है वो है नाव ए को 168 किलोमीटर बहाव की दिशा में, अगर ये बहाव की दिशा में बह रही है तो इसका मतलब है हम x अपना लेट कर लेते हैं जो कि गिवन है। x मतलब होता है शांत जल में नाव की चाल। शांति के साथ समझिएगा, शांत जल में नाव की गति इसमें दी गई, सॉरी धारा की गति दी है, नाव के लिए धारा की गति दी है, नाव की बार बार हो जाते हैं। इस धारा की जो गति है ये शांत जल में दी गई है और ये है 8 किलोमीटर, सॉरी धारा की गति है, इसे हम y से लेट करेंगे क्योंकि धारा तो अपोजिट भी हो सकती है, y इस तरफ जा सकती है, उस तरफ जा सकती है। तो ये है 8 किलोमीटर पर आवर, और ये जो दी गई है ये सारी की सारी x गिवन है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट, यानी कि नाव की चाल। आप ऐसे लेट कर सकते हैं कि नाव जो होगी वो x होगी और धारा जो होगी वो y होगी। फिर जब इसका टॉपिक चलेगा तब इसे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर y इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड है और x इक्वल टू, यहाँ पर नाव a को 168 किलोमीटर है, तो नाव a की चाल अगर देखी जाए तो वो है 20। इसका मतलब है x इक्वल 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं, नाव ए को 168 किलोमीटर बहाव की दिशा है, अगर बहाव की दिशा है तो इसका मतलब नाव भी उसी तरफ जा रही है और धारा भी उसी तरफ बह रही है, तो ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। इतना कंफर्म हो गया है, ये 20 है और ये 8 है। ये पूरी की पूरी चाल थी। अगर आप चाल समझ रहे हैं तो चाल का एक फॉर्मूला भी था, वो था दूरी बटे समय। इसे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कहते हैं, और ये स्पीड या स्पीड कही जाती है, ठीक है, वेलोसिटी वेग हो जाता है। यहाँ पर अब दूरी देख ले तो वो दूरी गिवन है 168 किलोमीटर की। इसका मतलब दूरी बटे समय रखेंगे, 168 किलोमीटर चलना है और समय गिवन नहीं है, तो यहाँ पर इसे हम टी लेट कर देंगे। इतनी चीज़ें मुझे केवल इससे मिली, अब मैं इससे देखूँगा। इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए है और 48 किलोमीटर बहाव के विपरीत चलना है। इसका मतलब जो दिशा में चलना था वो 168 किलोमीटर और विपरीत दिशा में चलना है 48 किलोमीटर। तो सेम सी बात है कि यहाँ विपरीत की बात की गई, इसका मतलब x माइनस वाई हो जाना चाहिए। ये भी चाल होगी एक तरह की, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये लिख दिए। इसको हम हटा देते हैं, कैलकुलेशन जो भी चल रही है। अब इस जगह पर x माइनस वाई अगर देखें, सॉरी x माइनस वाई, तो ये हो गया 20 माइनस वाई हमारा 8 रहेगा। ये है 48 बटे टी। अब उसके बाद इसमें कुल कितना समय लगेगा, टी क्यूब।
को पूछा गया, इसको T1 लेट कर लेते हैं, इसको T2, क्योंकि दोनों का अलग अलग टाइम होगा। अब यहाँ से अगर T1 निकालना है तो आप ये देख रहे हैं 20 और 28 हो गया, ये चीज़ यहाँ चली जाएगी यानी कि नीचे, और ये यहीं पर रह जाएगा और T1 इसकी जगह आ जाएगा। और यहाँ से अगर T2 निकालें बिल्कुल इसी तरह से तो ये नीचे चला जाएगा और ये इधर ही रह जाएगा, और 20 में से जो 8 जाएगा वो 12 हो जाएगा। यहाँ पर और काट लेते हैं, T1 जो होगा वो निकलेगा 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 14 छः 84। इसका मतलब ये 6R निकलेगा। अगर T2 की बात की जाए तो ये आपका 12 चौको 48, ये 4R है। आगे पूछा गया है कुल कितना समय लगेगा। कुल की बात करें तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ये T1 प्लस T2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 + 4, इट मीन्स 10R। ये आपका आंसर है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें आ जाएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धारा की दिशा में नाव B की गति नाव C और D की गति का कुल कितने प्रतिशत है। अगर आपको कभी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हुआ है तो आप उसको 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। धारा की दिशा में नाव B की गति की बात की गई है, तो यहाँ पर नाव B की गति अगर हम देखें तो वो 16 की है। नाव B की गति अगर चेक की जाए तो 16 है, और चूंकि धारा की दिशा की बात की गई है तो यानी कि 16 + 8 हो जाएगी। इसका मतलब ये 24 है। ठीक है, उसके बाद आगे कहा गया है नाव C और D की गति का कुल कितने प्रतिशत है। नाव B की जो गति है वो C और D की गति का कुल कितने प्रतिशत है। C और D की बात करें तो ये 24 है और D हो जाएगी 12। तो C की भी निकाल लेते हैं। C 24 है, चूंकि धारा की दिशा ही है तो इसमें भी 8 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 32। अब D की बात कर लेते हैं तो D की 12 है और इसमें भी 8 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 20। ये सारे किलोमीटर पर आवर में। कोशिश करिएगा कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ पर ये सब ना लिख करके अपने टाइम सेव कर लीजिएगा। इतना आ गया। अब केवल नाव B की गति की हमें कंपैरिजन करनी है, कितने प्रतिशत है। तो हमने बताया था कि जो कि इसके साथ रहता है वो नीचे रहता है और जो इससे दूर रहता है वो ऊपर रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नाव C और D की टोटल गति देखी गई है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 और 5 यानी 52 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर मुझे कंपैरिजन कराना है तो 24/52 हो जाएगा इंटू 100। यहाँ से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 छः 12, 2 छः 12 और ये 13 दूनी 26, 6/13 इंटू 100। अब इसमें आपको फिर से वही बात बताते हैं कि अगर आपको 13/13 की परसेंटेज वैल्यू आती है तो इसे लिख दीजिए और 6 का डायरेक्टली से मल्टीप्लाई करा, ये होती है 7 सही 9/13, तो ये आ जाएगा 7 6 42 9/30। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से आई वैल्यू 1/13 की, तो 13 का इसमें भाग दे दीजिएगा। जब परसेंटेज की वीडियो में हम इसे निकाल रहे थे तो हमने बताया था 13 सत्ते 91 आ जाएगा और यहाँ पर 9 बच जाएगा, तो 7 सही 9/13। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42 सही 9/13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। आई थिंक इतना आ रहा होगा आपको।
इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। ये 42 सही 9/13 ना करके इसमें थोड़ी सी गलती होगी, उससे सही कर लेते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था 6 सत्ते 42, 42 सही 9/13 मैंने लिखा था। इसके साथ साथ इसमें तो मल्टीप्लाई होगा ही, इसके साथ साथ इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 7 6 42 सही 6 9 54/13, ये आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करना होगा। 13 का जब भाग देंगे तो जाएगा 13 से 54, 13 चौको 52 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 सही। अगर 54/13 की बात की जाए तो आ जाएगा 4 सही 2/13 और ये 42, इसको हम ऐसे रख सकते हैं। कितना आ गया? अब ये 42 और 4 भी जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 46 सही 2/13। इनको हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 46 सही 2/13। इसको मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। अब ये कम्प्लीटली राइट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो इसको हम दूसरे टाइप से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 6/13 × 100 सॉल्व करना था, तो यहाँ डायरेक्टली 600 में 13 का भाग देना, 13 चौको 52 होगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 13 छक 78 आ जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। इसका मतलब 46 सही 2/13। आई थिंक अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जो एक मिस्टेक हुई हमसे, हो सकता है कि आप अब कभी ना करें। तो अब आगे देखते हैं क्या है। ये है आपकी रडार डिजाइन। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है देखने में, और केवल इसमें अगर आप यहाँ पर नंबर सही से अरेंज कर लेते हैं तो आपकी डीआई इजी हो जाती है। इसमें होता क्या है कि आपको एक सर्कुलर फॉर्म में, वो पंचभुज हो सकता है, षष्ठभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, कोई भी भुज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग क्लासेस दिखा दी जाएगी। आई थिंक मैं एक चीज़ भूल ही गया, इसकी क्लास से लिखनी मैंने A B C D E। अब सही है, अब बिल्कुल। तो अब यहाँ पर इसमें कहा क्या गया है कि इस रडार चार्ट में 2017 और 18 में 5 अलग अलग स्कूल दिए गए। वो स्कूल कौन से हैं, लाइन से दिखाए गए कि ये पूरा ए स्कूल है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। इसमें छात्रों की संख्या 100 में दिखा रहा है। यानी कि अगर वहाँ पर, अब यहाँ समझ लीजिए ये कैसे, ये आपको 0 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मान लीजिए या अपनी कॉपी में बना लीजिए 0 है। और उसके बाद इसको आप गिनेंगे तो जो ब्लू वाले हैं वो आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 और फिर जो है रेड वो 4 को शो कर रहा है। इसी तरह से फिर आप 5 6 7 और फिर रेड आ जाएगा तो 8 को शो करेगा। फिर इसी तरह से ये रेड 12 को शो करेगा और ये रेड वाला 14 को शो करेगा। इसमें इन्होंने ग्राफ तैयार किया है, वो क्या है, ये जो आपको ट्राइंगल शेप में दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, फिर भी आप ये देख सकते हैं, इस सब मोटी लाइन, ये मोटी लाइन 2018 को शो करती है। जो पतली लाइन है अगर दिख जाए तो ये 2017 को शो करती है। फिर भी मैं बता देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये है 15 के बाद जो बी में है वो 15 है, फिर ए है, ए में ये 12 है, ई में ये 10 है, डी में ये 5 है और सी में ये 16 है।
इसी तरह से 2018-17 की बात कर लेते हैं। तो बी में 12 है, ए में 8 है, ई में 7 है, डी में 4 है और सी में 14 है। इस तरह से ये, और यहाँ पर ये 4 है। इस तरह से ये 5 पॉइंट दिखाए गए हैं दोनों में। अब इसके आगे चलते हैं। आपको अगर समझ में ना आ रहा है इससे, तो आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, उससे आप क्लियर कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 2017 और 18 की बात की जा रही है, तो यानी कि दोनों रेखाओं के लिए बात की जा रही है। इसके स्कूल ए की बात कर रहे हैं, तो हम स्कूल ए में चलेंगे तो हमें इस लाइन में ए दिखेगा। इस लाइन में देखेंगे तो आपको ये 2018 का ये 12 और 2017 का ये 8 है। इसका मतलब जो ए के कुल छात्र हैं वो है 12 और 8। ये तो हो गया ए की बात, दोनों ईयर में 2018 और 2017 में। इसके कुल छात्र पूछे गए तो वो हो गए 20। और फिर 2018 की बात की जा रही है, इसमें बी और ई की बात की जा रही है। 2018 में अगर हम बी देखते हैं तो 2018 में बी जो होगा वो होगा 15, ये 2017-18 दोनों है। 2018 में बी है 15 और ई की बात की जाए तो यहाँ पर आएंगे 2018 का ई जो है ये है 10। ये 2018 की बात चल रही है। इसकी छात्रों की तुलना में कितने कम या ज्यादा है, यानी कि 2001 के जो हैं, मतलब सॉरी 2017-18 में जो ए की वैल्यू है, यानी कि ए के जो बच्चे हैं वो 2018 में बी और ई के छात्रों की तुलना में कम या ज्यादा है। सॉरी 5 और ये आ गया 25। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इतना आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे बोला गया है कम या ज्यादा। तो कम या ज्यादा में आपको बस यही देखना है, कितना कम कितना ज्यादा, या अधिक बोल देता तो इस जगह पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना कम कितना ज्यादा। ए की तुलना करनी है तो ए देख लेते हैं। ए 20 है, बी और ई 25 है। ए 20 है, ये 25 है, ये कितना कम है। अगर इससे हम डिफरेंस निकालेंगे तो पता चलेगा ये 5 कम। अब ये 5 कम है तो वही फॉर्मूला लगेगा, कितना कम आगे किससे कम। तो अब इस जगह आप देख रहे होंगे तो ये कितना कम है, तो ये 5 कम है। अगर कहें किससे कम है तो 25 से कम है। आप इसमें 100 को मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा ये 25 से सीधे 4 बार कटेगा, 5 चौको 20%, यानी कि 20% कम है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, तब आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन है इसका। आप धीरे धीरे इजी लेवल से मॉडरेट लेवल की ओर बढ़ रहे हैं और फिर हार्ड लेवल की ओर भी बढ़ते चले गए। इसमें फिलहाल क्वेश्चन है 2017 की बात की जा रही है। यदि 2017 और 2018 में बात की जाए, एक स्कूल है सी, ये सी गिवन है तो हम सी की बात कर लेते हैं। सी में लड़कों और लड़कियों का अनुपात गिवन किया गया है। इसका मतलब है क्रमशः लगा है। जहां कहीं क्रमशः लग जाता है इसका मतलब अगर पहले जो लिखा है वो पहले के लिए, जो दूसरा है वो दूसरे के लिए। इसका अर्थ है 2017 की अगर बात की जाए तो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो है 3:2। और ये बात की जा रही है सी कॉलेज की, सी कॉलेज, और सी के लिए ही बात की जा रही है। कॉलेज पूरा पूरा सी ही है। 2018 में बात की जा रही है बॉयज एंड गर्ल्स की, तो ये अनुपात है 5:3 है। इतना है। तो 2018
2017 में, फिलहाल इतना अगर दे दिया है तो हम यहाँ से पहले बाकी चीज़ निकाल देते हैं। अभी तक आपको कई DI कराई होंगी, उसमें हमने किसी को भी ज़्यादा वैल्यूएट नहीं किया था, इसमें लेकिन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 3 और 2 हैं, और यहाँ पर 2017 में C की अगर बात करें तो बच्चे कितने हैं। 2017 की अगर बात करते हैं C की, तो C यहाँ पर है, 2017 की बात कर रहा है, तो यानी कि ऊपर वाला होगा, ये 14, यानी कि इसमें 14 बच्चे हैं टोटल। 14 कहिए या फिर ये 100 में दिखाता है 1400 दिए, यानी कि 1400 बच्चे 2017 में C क्लास, C कॉलेज में, C स्कूल में, क्या है, हाँ स्कूल में। उसके बाद 2018 की बात की जा रही C की, तो इसमें हो गए 16 × 100 बच्चे, यानी 1600। इसका मतलब है कि 2017 में अगर बात की जाए तो 1400 बच्चे हैं, और अगर इसकी बात की जाए तो 1600 बच्चे। ये हम यहाँ से रख कर दे रहे हैं, इतने बच्चे। तो हमें कुल बच्चों की यहाँ संख्या निकाल लेनी। अब देखिए ये पता कैसे चलेगा कि मुझे संख्या निकालनी भी है कि नहीं निकालनी। यहाँ पर आप अगर आगे पढ़ेंगे तो 2000, अगर पहले देख लेते हैं, इतना मैंने निकाल लिया, अगर जरूरत पड़ी तो आगे निकालाएगा, अदरवाइज हम इसको नहीं निकालेंगे। अब आगे देखते हैं, तो 2017 में 2018 में स्कूल C के कुल लड़कों की संख्या। अब यहाँ देखिए एक और चीज़ है, इस जगह पर लिखा हुआ है 2017 में 2018 में, कहीं पे कॉमा यूज नहीं हुआ है, यानी कि कहीं पर कोई चीज़ ब्रेक नहीं है। इसका मतलब 2017 में और 2018 में ये दोनों लिए जाएंगे। ये इस तरह से लैंग्वेज को फंसाया जाता है कि आप यहाँ पर क्या करो, 2017 अलग कर दो, 2018 अलग कर दो, लेकिन यहाँ पर 2017 और 18 में इस तरह से इसे पढ़ेंगे, ऐसा हर जगह होगा। 2018 में स्कूल C के कुल लड़कों की संख्या, 2017 और 2018 में C के कुल लड़कों की संख्या, यानी 2017 और 18 में केवल और केवल मुझे बॉयज की संख्या चाहिए, बॉयज की संख्या। और 2017 में स्कूल B के, 2017 में स्कूल B के, 2017 में स्कूल B के, 2017 में स्कूल B के कुल छात्रों की संख्या। तो कुल छात्र यहाँ पर आ गए 12 × 100, मतलब 1200। स्कूल B के कुल छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है, यानी कि इन दोनों का अनुपात चाहिए। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब है 2017-18 के लड़कों की कुल संख्या निकालनी होगी। अगर यहाँ देखा जाए तो ये 5 हो जाएगा। आप अगर रेशियो भी पढ़ चुके हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि इस दोनों को जोड़ करके टोटल नंबर से भाग दे दिया जाता है तो किसी एक यूनिट की वैल्यू निकल आती है। उस एक यूनिट की वैल्यू का मल्टीप्लाई हम इसमें या इसमें करके उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे केवल लड़कों की संख्या से बात करनी है, मैं लड़कों की संख्या निकाल सकती हूँ, उसमें टाइम क्यों वेस्ट करूँ। अब यहाँ देखिए 3 और 2 5 है, तो यानी कि इधर पर मैं 5 से डिवाइड करूँगा। जब 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 5 और ये, इसका मतलब 5 दूनी 10, 4 आरे 5 अठे 40 और 280। ये जो वैल्यू होगी ये एक यूनिट की होगी, यानी कि एक यूनिट का मतलब है किसी एक अनुपात की वैल्यू होगी। ठीक है, ये जो एक यूनिट बोलते हैं इसे एक अनुपात की वैल्यू बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर एक अनुपात होता एक, इस एक की वैल्यू ये है। अब आगे देखते हैं, इधर पर देखें, इस जगह पर 1600 के लिए निकालना है तो जनरल सी बात है कि यहाँ पर 3 और 2 दोनों को जोड़ करके यहाँ पर डिवाइड किया था, तो इस जगह पर 5 और 3 को जोड़ करके इस पे डिवाइड किया जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ पर चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं और तब कर सकते हैं। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, ये 200 आ गई। ये एक यूनिट की यहाँ वैल्यू आ गई। अब इस जगह पर देखिए, यहाँ पर मुझे केवल बॉयज़ की वैल्यू चाहिए, तो बॉयज़ की वैल्यू दे सकते हैं। 280 है तो इसका गुणा इससे कर देंगे तो मुझे बॉयज़ की वैल्यू मिल जाएगी 0। यहाँ पर बॉयज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं,
17 की 0, 3 8 24, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 2 हाथ लगा दे। 440 बच्चे बॉयज यहाँ पर आ गए। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर 200 आया था, तो इसका गुणा इधर कर देते हैं। 5 दूनी 10, यहाँ पर आ जाएगा 1000। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर जो बच्चे आ गए वो हैं 1840। अब मुझे इनका अनुपात चाहिए, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1200 है, यहाँ पर 1840 है। इसका मतलब मुझे इसी का अनुपात चाहिए। ये मुझे 0 से 0 कट जाएगा। इसको और काट लेते हैं। 2 6 12, 2 0, 2 9 18, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 15। यानी कि इसका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 23:15। अगर आपको ये ना समझ में आए तो एक बार और देख लीजिएगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। 2017 और 2018 में स्कूल सी में लड़कों और लड़कियों का अनुपात गिवन था। मैं 2017 और 18 में लड़के और लड़कियों का अनुपात रख दिया। उसके बाद इधर टोटल वैल्यू देख ली कि कितने बच्चे थे। तो यहाँ से पता चला मुझे कि इसके 2017 में सी के बच्चे अगर देखें तो 1400 थे, और 2017 में ही 18 के बच्चे, 2018 में सी के बच्चे तो 1600 थे। अब हमने यहाँ से एक अनुपात निकाल लिया, यानी कि इसका एक अनुपात का मान निकाल लिया। तो 5 से इसमें भाग दिया और 280 आया। यहाँ पर 5 और 3 8 से भाग दिया तो 200 आया। इस 200 का 5 से गुणा कर दिया, इस 280 का 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि मुझे केवल लड़कों की संख्या चाहिए थी। ये मेरी 840 और 1000 आ गई, मैंने जोड़ दिया। और यहाँ पर 2017 में बी की वैल्यू बोली गई थी। तो 2017 में बी को अगर देखेंगे तो ये 12 है। 12 × 100 कर देंगे, क्योंकि 100 बच्चे दिखा रहा था एक यूनिट पर। तो यहाँ 1200 हो जाएगा, 1840 और 1200 का अनुपात निकाल दिए, काटा तो 23:15 आ गया। अगर फिर भी ना आ रहा हो तो एक बार फिर से देख लीजिए, तब आ जाएगा। फिलहाल अब आगे चलते हैं। अब ये है केस लेट दिया है। ये थोड़ा सा अर्थमेटिक का पोर्शन है, और इसमें थोड़ा सा आपको पहले ही मैथ्स अच्छी खासी आनी चाहिए। तो अगर आपको मैथ्स अच्छी खासी नहीं पकड़ है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, आप इसमें बिल्कुल हाथ मत डालिए। लेकिन अगर आपका बेसिक भी अच्छा है तो आप इसे एक बार एग्ज़ाम में नहीं लेकिन घर में जरूर ट्राई करिएगा। जब तक आपका ये अच्छे से पकड़ ना बन जाए तब तक इसे एग्ज़ाम में मत ट्राई कीजिएगा। आपका क्वेश्चन जो कि छूटेगा, एग्ज़ाम में टाइम भी जाएगा और आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। इस केस में DI पर आते हैं, वो देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, एक डिटेल वाइज स्टेटमेंट गिवन होता है। इसमें से डाटा आपको निकालना होता है। जब आप डाटा निकाल लेते हो तभी आप उसके क्वेश्चन को आगे कर सकते हो। तो हम इस पर चलते हैं और इसके डेटा को निकालते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसको डिटेल वाइज आप निकाल के रख लो, वो ज़्यादा ईजी होता है। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हो तो ऐसा कर सकते हो, मतलब मेरी हर बात में कंडीशन अप्लाई है। हम यहाँ पर इसका डिटेल वाइज कुछ निकाल लेते हैं ताकि आगे दिक्कत कम आए। इसको ध्यान से समझिएगा तो ये आपको आता है। तीन सहेलियां हैं, सीता, रीता और गीता। हम यहाँ पर एस ले लेते, सीता, ये रीता और ये गीता। थोड़ा सा इसे और पतला कर देते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसे सीता और
रीता, थोड़ा कम में समझने की कोशिश कीजिएगा। सीता, रीता और गीता अपने मासिक वेतन का 12%, 14% और 16% दिए गए क्रम में यात्रा पर खर्च करते हैं और उनमें से प्रत्येक शेष राशि का आधा हिस्सा बचाती है। इसे 2-3 बार जब तक पढ़िए तब तक मैं समझा देता हूँ। 3 सहेलियां हैं, पॉज करके, लेकिन नहीं तो पढ़ते रहिए, हम आगे बढ़े हैं। देखिए, 3 सहेलियां रीता, सीता और गीता अपने मासिक वेतन का 12% खर्च करती है। कौन खर्च करता है? सीता। लाइन से दिया गया है, यहां पर क्रमशः आप लिख सकते हो। तो ये लाइन से दिया है। सीता की अगर बात की जाए तो ये 12% खर्च करती है, तो हम इधर मान लेते हैं कि सीता का जो मासिक वेतन है वो कुल 100x है। अगर इसकी देखी जाए तो सीता का ये 100x, ये चीज समझ में आ रही है। अब अगर इसका वेतन 100x हो गया तो अब ये क्या कर रही है? इसी दिए गए क्रम में यात्रा पर खर्च करती है 12%। तो जो 12% खर्च हो रहा है वो इसी 100x का ही तो खर्च कर रही होगी, यानी जितना कमा रही है उसी से 100 खर्च 12 खर्च कर रही है। तो यानी कि सीता का यात्रा पर मासिक खर्च देख लेते हैं। अगर ये देखा जाए तो ये 100x का 12% होगा। 12%, इसका मतलब है कि ये 100x पर 12/100 हुआ होगा, यानी कि ये 12x जो है वो अगर रुपए हैं तो रुपए खर्च कर लेती है। ये 100x रुपए हैं और ये 12x रुपए खर्च कर लेती है। तो अब यहां देखिएगा, ये जो सीता है अगर वो इतना खर्च कर दे रही है तो फिर बचा कितना रहे? तो उसके लिए बात कही गई है कि उनमें से प्रत्येक शेष राशि का आधा हिस्सा बचाती है। इसका अर्थ है कि इससे जो खत्म होगा, यानी कि जो उसकी सैलरी है उससे माइनस कर रहे हैं उसका एक्सपेंडिचर, यानी कि यात्रा पर खर्च का, तो टोटल उसकी सेविंग निकलेगी। इसका अर्थ है 100x है सैलरी और 12x उसका खर्च है, ये घटा दे तो उसकी सेविंग क्या इतनी है? सॉरी, ये आएगा 88। तो ये सेविंग नहीं है, ये उसकी बची हुई इनकम है, ठीक है, रिमाइंडर है, ठीक है, ये बची हुई, ठीक। अब वो क्या करती है? जो बची हुई राशि है इसका आधा हिस्सा बचाती है, यानी कि जो इसकी सेविंग है वो है 88x/2, यानी कि 44x, यानी कि इसकी जो सेविंग है वो ये 44x बचा लेती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सीता थी, सीता का मासिक वेतन 100x था। सीता का जो यात्रा पर मासिक खर्च था, यानी कि जो महीने में खर्च कर रही थी, वो 100 का 12% कर रही थी, वो मेरा निकल आया 12x रुपए। अब जो उसकी सैलरी थी उससे हमने उसका खर्च हटा दिया यात्रा का, तो 88x बचा। उसमें से वो और आधा खर्च कर देती और उसका जो आधा है वो बचा पाती, तो वो निकला 44। इतना आई थिंक आ गया। अब हम चलते हैं, यही सेम प्रोसीजर करेंगे रीता के साथ। ऐसा हमें सबके साथ करना होगा, ये आप समझ सकते हैं और आपको ये बात समझ में आ गई।
जब आप इतना कर लेंगे तब आप क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपकी अच्छी पकड़ नहीं है इसमें तो आप केसलेट मत ट्राई कीजिएगा। आगे देखिए रीता की बात करते हैं। रीता क्या करती है, 14% बचाती, तो इसका देख लेते हैं। रीता की अगर बात करें तो इसका मासिक वेतन हो जाएगा, कुछ अलग कर देते, 100 वाई रुपए कर देते। तो रीता का यात्रा पर मासिक खर्च ये हो गया 100 वाई का 14%। अगर ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू वाई 14/100। 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 14 वाई। अब फिर वही करेंगे इसका सैलरी एक्सपेंडिचर, तो ये आ जाएगा, अब बार बार नहीं लिखेंगे, 100 वाई माइनस 14 वाई, ये आ जाएगा इसका 86 वाई। कितना समझ में आ रहा होगा। ये 86 वाई का जो सेविंग होती है इनकी वो होती है 86/2। इसका मतलब 86 वाई बटे 2, 2 चौको 8, 2 3 6, यानी कि 43 वाई। आप ये देख के समझ पा रहे होंगे इतना, ओके। अब देखिए, अब आता है तीसरा रीता की बात। आप ये समझ जाइएगा, जब कभी इतना लंबा डेटा हो तो वो 1 2 तो करा लेगा, यानी कि 2 वेरिएबल आपको ले आएगा। हो सकता है 3 मिलियन बहुत टफ हो तब 3 आता है। अगर फिलहाल तो ये मॉडरेट लेवल की है तो इसमें टफ नहीं आएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद आगे लिखा है सीता और गीता का मासिक वेतन समान है और सीता की मासिक बचत गीता से, ये बात की बात है, फिलहाल उसने एक लाइन दे दी है, इसे हम पकड़ते हैं कि सीता और गीता का मासिक वेतन समान है। अब इसके लिए बात कर लेते हैं। अगर गीता का मासिक वेतन समान है सीता के, तो गीता का अगर मासिक वेतन देखा जाए तो वो हो जाएगा 100x, यानी कि गीता का मासिक वेतन ये पूरा 100x हो जाएगा। और ये जो है ये खर्च कर रही है यात्रा पर 16%, तो गीता का यात्रा पर मासिक खर्च ये आ जाएगा 16x, 16%, यानी कि हो जाएगा 100x का 100x का 16%, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 16/100, ये कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 16x। ये भी वही करती है, आधा हिस्सा कर दें तो ये 100 में से 16 जाएगा तो ये आ जाएगा 84x, और 84x से बचाती है तो इसकी जो सेविंग हो जाएगी वो हो जाएगी 84x/2, मतलब 4×2x, ये आ जाएगी 42x इसकी सेविंग। इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ रही है। तो मैं अब मोटा मोटा केवल इतना इतना और इतना लिख दे रहा हूँ, बाकी सबको रफ कर दे रहा हूँ, ओके। आपको अगर आगे भी इसका समझना हो तो आप क्या करिएगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा लाइन से लिख लीजिएगा, और उसके बाद और आगे जो अब हम बताने जा रहे हैं वो लिख लीजिएगा। मेरे पास थोड़ी सी कम जगह है, चलो कर देते इसे। आगे देखिए क्या लिखा है।
अब सीता की मासिक बचत गीता से 360 रुपये अधिक है। कभी भी ऐसा आ जाए, ये लाइन आ जाए कि एक की सैलरी दूसरे से अधिक है, एक की सैलरी दूसरे से इतनी कम है, बचत कम है, कुछ भी आ जाए, आप ये जानिएगा कि बात की जा रही है दोनों के अंतर की, यानी कि मैं किसी से बड़ा हूं तो इसका मतलब वो मुझसे छोटा है। अब जितना बड़ा मैं हूं उसका और जितना बड़ा वो है उसका डिफरेंस निकाल दो तो हो जाएगा। अब चाहे वो कहे कि वो मुझसे छोटा है या मैं उससे बड़ा हूं, कुछ भी कहे। तो यहाँ पर फिलहाल बात की जा रही सीता की मासिक बचत और गीता की मासिक बचत की, तो हम उन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखने पर हम पाते हैं कि सीता की अगर मासिक बचत देखी जाए तो वो 44x है, और अगर गीता की मासिक बचत देखी जाए तो वो 42x है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है 44x और 42x का, ये गिवन है 360 रुपए। ये आप ऐसा मत करिएगा कि आप ऐसे लिख लो कि सीता की मासिक बचत लिख ली 44x और फिर उसके बाद गीता से 360 रुपए अधिक है, तो यानी कि उसको इस तरफ रखेंगे तो कम कर देंगे। गीता की क्या करते हैं ना कि 44x फिर बराबर 42x रख देते हैं, फिर उसके बाद ये अधिक है तो जो अधिक होता है उसे या तो यहाँ जोड़ दो या तो यहाँ घटा दो, ऐसे करते हैं। ये वही समझ पाएंगे जो करते हैं। वेल, तो ऐसा मत करिएगा, इससे आपका टाइम लॉस होगा वहाँ पर, और वैसे भी टाइम इसमें और कंज्यूमिंग हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको अंतर लगाना है, तो 44 और 42x ये कर दिया। अगर हम इधर से देखें तो ये इसका डिफरेंस आ जाएगा 2x, 44 से 42 जाएगा और ये आएगा 360, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो वो आ जाएगी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 180 रुपये। ये आ गई x की वैल्यू, यानी कि अगर हम इसकी मासिक वेतन देखें तो 180 × 100 यानी कि 18,000 रुपये कमा रही। ये भी 18,000 कमा रही, लेकिन ये खर्च ज़्यादा कर रही है। ये बचा ज़्यादा रही, ये खर्च ज़्यादा कर रही है, ये बेवकूफ़ लड़की है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन से हमें x की वैल्यू निकालने के लिए दे दिया। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, वो क्या है। यात्रा पर की बात किया। यात्रा पर सीता और रीता का मिलाकर कुल व्यय, सीता और रीता का मिलाकर कुल व्यय, सीता और रीता का मिलाकर कुल व्यय की बात की गई है। व्यय अगर देखा जाए तो व्यय कितना है, सीता का व्यय था 12x, यहां मत आ जाइएगा, ये सेविंग है। सीता का है 12x और इसका है 14y, यानी कि ध्यान दीजिएगा, बस यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता मामला, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है और आप उस प्रेशर में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उस जगह पर थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान रखिएगा कि अगर एक कंडीशन बचत से है तो दूसरी बचत से तो ना देगा, किसी और से देगा। सीता और रीता का मिलाकर कुल व्यय गीता से 1240 अधिक है। इसका मतलब फिर से उसने कह दिया इन दोनों का डिफरेंस है, मींस 12x और प्लस 14y, और इसका कितना है, आप अगर इधर देखोगे तो ये आ जा रहा है 16x। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है, ये आ गया है 1240। अधिक हो कम हो कुछ मत देखिए, बस बड़े से छोटा घटा दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, यहां पर, और अगर घटाने पर माइनस का आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपने उल्टा घटाया, बस इतना आसान, इतनी सी बात होती है। चाहे तो आप देख सकते हैं, आप 3 से 2 घटाते हैं 1 आता है, 2 से 3 घटाते हैं तो क्या आता है, माइनस यही है, तो 1 ही तो आता है, वैल्यू तो वही रहती है, बस साइन चेंज होता है। तो उस पर आप इतना मत करिएगा, घटाना आपको बड़े से ही छोटा है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम निकाल चुके 180 है, लेकिन इधर पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 12x है, ये 16x है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस का 4x आएगा, ये आ जाएगा 14, ये 4x 1240, 4x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 14y बराबर 1240, और इधर हम एक साथ वैल्यू रखेंगे प्लस हो जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू 180, 18 चौको 72, 720 प्लस 1240,
40, 0, 2 और 4 6, 7 और 2 9, और ये 1 1960 आया आपका, और बराबर है 14y। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी चीज़ है। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, जगह नहीं है। 196 या 1960 बटे ये 14 नीचे चला जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, y 14 चौको 14, 14 हम आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 140। ठीक है, अब आपके सामने देखिए क्या क्या है, जो मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या है आपका। देखिए जो मेन चीज़ें लिखनी है वो देखिए क्या क्या है। मेन चीज़ है, हम यहाँ पर लिख दें फिर वहाँ लिख दें। एक है सीमा का मासिक वेतन, फिर उसके बाद मासिक खर्च, और फिर उसके बाद मासिक बचत। ये 3 चीज़ें मेन है सभी में। तो अब हम ये रफ कर दे रहे हैं और पूरा का पूरा अलग कर दे रहे हैं। आप इसे पॉज कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। ओ तो पहले रफ कर दे। उसके बाद गीता का देख लेते हैं, नहीं तो पूरा चला जाएगा। रीता का देख लेते हैं। रीता का ये था 100y और इसका था 14y और ये था 43y। ये सैलरी है, ये खर्च एक्सपेंडिचर और ये सेविंग है। उसके बाद गीता के लिए लेंगे। गीता के लिए 100x था, खर्च 16x था, ये 42x था। उसके बाद x की वैल्यू 180 और y की वैल्यू 140। अब देखिए इतना सब आपने कर लिया है, तो अब आपको जो मेन आपका निष्कर्ष निकला वो केवल इतना है। तो हम इसको यहाँ रखते हैं कि सीता के लिए देखी जाए तो आपको जो हमने ये रफ में काम कर लेना, ओवरऑल रफ में करने के बाद जो आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है। सीता सैलरी, यहाँ एक्सपेंडिचर और यहाँ पर सेविंग, ये बना लेना। सीता, रीता और गीता। जब आप इतना बना लोगे तब क्वेश्चन आपके इजीली होंगे, बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन इतना आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके लाना होगा। इसको देखते हैं, ये हो गया 100x है, सैलरी 100x है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर 12x है, इसका 16x है, इसका 44x सेविंग है और ये 42x सेविंग है। ये है 100y और ये है 14y, ये है 45y। इतनी चीज़ें। इसमें एक और चीज़ है, वो है x और y की वैल्यू। x की वैल्यू आई 180 और y की वैल्यू आई है 140। इतनी चीज़ें आपको रखनी है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये इतना सारा इतने जल्दी होगा कैसे। आप इसी क्वेश्चन को कई बार लगा लीजिएगा, 5, 6, 10 बार लगा लीजिएगा, तो आपको क्या होगा, एक प्रैक्टिस बन जाएगी कि हाँ हमें इतनी तेजी से सोचना है, सोचने का तरीका आ जाएगा। जब आप इसी को लगा लेंगे अच्छे से, उसके बाद जब कोई अनदर क्वेश्चन पर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि इन चीज़ को निकालने में आपको अब टाइम कम लग रहा है। कभी कभी क्या होता है, सेम क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, यानी कि सेम क्वेश्चन का यहाँ पर मतलब होता है कि डिजिट छोड़ करके पूरा कॉन्सेप्ट वही होता है। ठीक है, तो अब इसमें जल्दी से नोट कर लिए, फिर उसके बाद आपको पहला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए इसमें आपने ये देख लिया कि जितना भी काम था वो यहीं पर था। उसी तरह से हर एक डीआई में जो काम होता है वो उसके
उसी हिस्से में होता है जितने में DI होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो होते हैं वो उसका केवल और केवल निष्कर्ष होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि यात्रा पर मिलाकर सीता और रीता का वार्षिक व्यय कितना है। सीता की बात करें तो इधर पर आ जाएगा, सीता की बात करें तो इधर देख लेते हैं एक बार। सीता का अगर व्यय देखा जाए तो यहाँ पर जो हमें एक्सपेंडिचर मिला है वो मिला है मासिक का। तो यहाँ पर हो जाएगा सीता का जो मासिक व्यय है वो है 12x और जो रीता का मासिक व्यय है सीता रीता तो ये है 14। ये तो एक महीने का व्यय हुआ ना, और मुझे पूछा गया है वार्षिक व्यय, तो हर महीने अगर वो इतने व्यय करेंगी तो 12 का गुणा कर दे। क्यों 12 का गुणा कर दे? क्योंकि महीने में 12 महीने, सॉरी साल में 12 महीने होते हैं। एक महीने का खर्च तो ये 12 महीने का। तो यहाँ पर 12, अब x की वैल्यू देख लीजिए, ये थी 180 और यहाँ पर 14 की वैल्यू थी, y की वैल्यू थी 140। इसका मल्टीप्लाई 12 में कर देते हैं। अब इसका गुणा कर देते हैं तो वो देख लीजिए कितना आएगा। जरूरी नहीं आप यहाँ से यहाँ गुणा करो, आप उल्टा भी कर सकते हो। 12 8 96 हासिल 9, 12 एकम 12, 12 और 9 21, ये आ गया 2160 और यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो अब यहाँ से 14 14 हम 196, यहाँ पर देखिए स्क्वायर का फायदा मिल रहा है इंटू 12। 0 से 0 ऐड हो गया, 6 6 12 हो गया, हासिल 1 आया, 9 1 10 और 1 11 हो गया, हासिल 1 आया, 2 1 3 1 4 आ गए, 4120 इंटू 12 आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 उतर जाएगा, 12 दूनी 24 होगा, इससे 2 आएगा, 12 एकम 12 2 14 आएगा, हासिल 1 होगा, 12 चौक 48 और 1 49 हो जाएगा। इसका मतलब वो अपने पूरे साल में 49,440 रुपये का खर्च कर देते हैं। अगर कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन गड़बड़ हुई हो तो उसे सही कर लीजिएगा, इधर से पास से थोड़ा कम समझ में आ जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कैलकुलेशन गलत ना। अब देखिए इसमें कितना टाइम लगा, मैक्सिमम बहुत कम टाइम लगा, जो मेन टाइम है वो यही लगेगा। इसलिए केस DI जो है वो आपके बैंकिंग के अलावा और कहीं आ नहीं सकती। अगर आ जाती है तो इसका मतलब टाइम खराब करने के लिए आई है, या तो आप बहुत एक्सपर्ट हो तब इसे टच करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसे देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है सीता का मासिक वेतन, रीता का मासिक वेतन सीता के मासिक वेतन से कितना अधिक या कम है। तो यानी डिफरेंस पूछा गया, जहाँ दोनों कंडीशन दे दी है इसका मतलब डिफरेंस पूछा गया। रीता का मासिक वेतन देखें तो वो 14y है, इसका मतलब 14 इंटू 140, ये आ जाएगा 196। हाँ, एक और चीज़ निकाल लीजिएगा, इसका वेतन भी निकाल लीजिएगा। अगर x की बात करें तो x कितना था, 100x था, सॉरी मासिक वेतन की बात की गई, तो मैं यहाँ क्या निकालूंगा, एक्सपेंडिचर निकालेंगे, एक्सपेंडिचर, ये गड़बड़ है, मैं खर्च निकाले इधर। रीता का मासिक वेतन 100y है, तो यानी कि 100 इंटू 140 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,000। और सीता का वेतन, अगर सीता का वेतन बात की जाए तो वो 100x है, यानी कि 100 इंटू 180, 18,000 हो गया। तो इनका डिफरेंस पूछा गया है, यानी कि कितना अधिक या कम है, जो भी हो। फिलहाल जब डिफरेंस निकालेंगे 18,000 से 14,000 तो वो आ जाएगा 4,000 रुपये, ये डिफरेंस है। आप यहाँ पर एक और चीज़ कर लीजिएगा, यहाँ पर 100x की वैल्यू यहाँ पर आप निकाल दीजिएगा 18,000 रुपये। तो यहाँ पर 12 और 18 का जब गुणा हुआ था तो कितना आया था, 18 गुणे 12, 12 8 96, 96, 12 में 12 9, 2160 आया था, ये रख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये 14,000 और 14 96। देखिए आप जो जो निकालते जा रहे हैं वो जरूर रखते जाइए, क्योंकि इसका आगे चल करके बेनिफिट मिलने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप इन क्वेश्चन की एक एक बारीकी को समझिएगा, तब जाकर के आपसे क्वेश्चन
ईजिली हो पाएंगे और कम टाइम में हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। ये देख लीजिए, तीनों मित्र की मिलाकर बचत का योग कितना है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब उसने वहां पर इतना सारा काम करा लिया है तो अब क्वेश्चन पर उसको कोई दम नहीं बची है। अब आप आराम से निकाल सकते हैं तीनों मित्र के मिलाकर बचत का योग कितना है। बचत देख लेते हैं तो ये है। अब देखिए यहाँ पर रखने का भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपने एक साथ रखा है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इस जगह कर दिया तो 42 और 44, 44 दूना 88 यानी कि 86, 2 कम कर दिया, 4 2 6, 4 4 8, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये 43 वाई हो गया, इसको रख देते हैं 88, 86 इंटू एक्स की वैल्यू ये, और 43 इंटू 40, इसको सॉल्व कर देना। 14 3 42, 4 14 चौको 56, 56 और 4 60, 0 14 3 42, 4 14 56, हाँ इतनी, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर पहाड़ों का भी आपको फर्क पड़ेगा। पहाड़ा और आपके वो जो स्क्वायर होते हैं वो यहीं पर हेल्प करते हैं आपकी कैलकुलेशन करने, और कहीं हेल्प नहीं करते। 18 का आप 6 से करेंगे तो 18 इंटू 6 कर दीजिए, 6 8 48, 6 कम 6 4 10, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए डबल कन्फर्मेशन ठीक होता है। 0 यहाँ से लगेगी यहाँ पर 10, 18 8, अब 18 8 निकाल लेते हैं, 8 8 64 और 8 1 8, 8 और 6 144, 144 और 10 154, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 154, इसका मतलब 15,480, 6,020, इन दोनों को सम कर लेते हैं। 0 से 0, 2 से 8 10, हाँ से 0 और 4 1 5, 6 और 5 11, 1 और 1 2। आप देख रहे होंगे कि हम हर एक चीज़ को बार बार सावधानी जोड़ रहे हैं, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद अगर यहाँ गड़बड़ हो जाए तो फिर मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, और ये मेहनत किसी काम की नहीं रहती। इसलिए यहाँ पर आप डबल कंफर्मेशन करके ही चलिए। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21,500 रुपये। ये इतनी तीनों लोग मिलके बचत कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चौथी। अब यहाँ देखिए, आपको फिर याद आएगा कि मैंने क्यों कहा था कि सब कुछ लिखते चलिएगा। इसमें जब आपने सेविंग की थी तो वो आई थी टोटल 21,500, भी पीछे के क्वेश्चन में आई है। तो इस जगह पर देखिए इसका यूज कर लिया गया है, तीनों मित्रों की कुल मासिक बचत। या तो आप दोबारा लिख करके इसकी सेविंग निकालो, या तो ऐसे निकालो, ठीक है। जो 21,500 है वो उनके कुल मासिक वेतन अगर देखिए 18,000 ये निकला था, 14,000 निकला है, और 18,000 यही निकलेगा क्योंकि दोनों सेम थी, ठीक है। इसका कितना प्रतिशत है, फिर से हमने देखिए आपको बताया है, जो दूर होता है वो ऊपर आता है, जो पास होता है वो नीचे जाता है। 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 और 14 अगर जोड़ा जाए तो वो 50 हो जाता है, यानी कि 50,000 इनकी टोटल सैलरी का सम है। तो 50,000 ये देख लीजिए, 50,000 का पूछा गया है कि इसका कितना प्रतिशत है, तो 50,000 इंटू 100 कर लेते हैं। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0, यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 15 आएगा, 5 तिहाई 15, यानी कि इसका 43% है। अब फिर से यहाँ पर हम आपको याद दिला दे रहे हैं कि आप जितनी मेहनत यहाँ कर लेंगे उतना ही यहाँ पर जल्दी जल्दी करेंगे, तब आपको अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सीता का मासिक वेतन कितना बढ़ाना चाहिए? सीता का मासिक वेतन कितना बढ़ाना चाहिए? जैसे ही लाइन कंप्लीट हो जाती है आप लिख लीजिए 100x में। अब यहाँ देखिए y और x हो चुका है, कोई नया ले लेते हैं z। 100x + z, यानी कि इसमें कितना बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यात्रा पर सीता का मासिक खर्च, जो यात्रा पर सीता महीने का खर्च कर रही थी, इसका मतलब है सीता 12% खर्च कर रही थी, यानी कि वो अपनी सैलरी का कितना खर्च कर रही थी? 12% खर्च कर रही थी। 12% खर्च कर रही थी, यानी कि वो अब भी खर्च उतना ही कर रही है, यानी कि 12% अब भी वो खर्च कर रही है। और उसके बाद कहा गया सीता का मासिक खर्च गीता के मासिक खर्च के बराबर हो जाए, यानी कि जो वो अब खर्चा कर रही है, तो जब वो खर्चा कर रही थी तब वो 2160 रुपये खर्चा कर रही थी। और अगर गीता की बात कर ली जाए तो गीता का देख लेते कितना खर्चा हो रहा है।
16 इंटू 180 ये करेंगे तो ये अलग कर लेते हैं। 16 इंटू 180, 16 अट्ठे 128, 12 से 16, 16 एकम 16, 16 और 12 8 2, यानी कि ये 0 पहले से ही उतर गया और ये 2880। इसका मतलब है ये 2880 खर्च कर रही है। तो कहा जा रहा है कि अगर हम सैलरी में कितना इंक्रीज कर दें कि जो उसका 12% निकले, यानी जो नई सैलरी है उसका 12% इसके बराबर आ जाए। आप फिर से देख लीजिए इसको एक बार, ये आ जाएगा 2880। इसमें कहा गया है कि सीता का मासिक वेतन कितना बढ़ाया जाना चाहिए। सीता का मासिक वेतन इतना था, उसको में कितना इंक्रीज किया जाना चाहिए ताकि यात्रा पर सीता का मासिक खर्च जो था वो 12x यानी कि 12% था। वो मासिक खर्च अब जो होना चाहिए वो इसके बराबर आ जाना चाहिए, यानी कि गीता के मासिक खर्च के बराबर आ जाना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर इसी बीच में मैं एक बात बता भूल जाऊंगा। इसमें देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आएंगे आपके पास कि इसका खर्च कितना बढ़ाया कि उसकी सैलरी का इतना हो जाए, उसकी बचत का इतना हो जाए। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है। एसएससी सीरियल में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिलहाल इधर देख लीजिए, 100x प्लस जेड है और यहाँ 12% है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 100x प्लस जेड वैल्यू सारी हम बाद में रखेंगे, इसमें बराबर 2880, इसको नीचे भेज दे रहे हैं। 12% है, परसेंट का 1% का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1/100 होता है, तो 12% का मतलब हो जाएगा 12/100। तो ये जो 12/100 होगा ये 100 चला जाएगा ऊपर। इसका अर्थ है कि यहाँ पर 12 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 का 12, 12 दूनी 24, 4 बचेगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा, 12 चौको 48 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये हो जाएगा 24,000 रुपये। और यहाँ पर 100x है तो x की वैल्यू 180 रख देते हैं, प्लस जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000 प्लस जेड, ये हो जाएगा 24,000। तो यहाँ z की वैल्यू आ जाएगी 24,000, यानी कि उसका जो वेतन है वो नया वेतन जो होगा वो 24,000 हो जाएगा। अब मुझसे ये पूछा कितना बढ़ाया जाना चाहिए, तो जहाँ पर कितना आ जाए इसका मतलब आपको डिफरेंस करना ही करना है। ये 18,000 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 18 में से 24 में से 18 जाएगा तो वो 6 आ जाएगा, 6,000 रुपये। यानी कि जो नया वेतन होगा, अगर नया वेतन पूछता सीमा का मासिक वेतन तो वो होता 24,000 रुपये, लेकिन अगर पूछा गया कितना बढ़ाया जाना चाहिए तो वो हो जाएगा 6,000 रुपये। अब इधर देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, आपने लगभग सारी डीआई पढ़ ली है। अब जो आपकी डीआई होगी वो मिक्स्ड वाली होगी, बस उसके बाद डीआई आपका पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। आपने इतने डीआई में इतनी सारी चीज़ें देख ली होंगी जो मैंने बीच में बारीकी बताई कि कब आपको कैसे सोचना है, कब आपको कैसे चीज़ें अरेंज करनी है और कब आपको कितना टाइम किस क्वेश्चन पर देना है, ये सारी चीज़ें। और बीच बीच में मैंने आपको कुछ हिंट भी दी होंगी कि जैसे ये भी बताया कि कितना आ गया तो डिफरेंस हो जाएगा, कितना अधिक आया कितना कम आया तो आपको डिफरेंस ही निकालना है। ये सारी चीज़ें आपको आगे चल करके हर क्वेश्चन में जो भी किसी भी टॉपिक का हो उन सभी में हेल्प करेंगी। तो इस डीआई के क्वेश्चन को जो आपकी पूरी सीरीज चली है डीआई की, उसे बार बार देखिएगा, कई बार देखिएगा, तब जाकर के आप उसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे। इसके बाद जब आपका पर्टिकुलर टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि इस डीआई से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई है, जो कि आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और एक और चीज़, आप अलग अलग डीआई लगाने से पहले एक ही डीआई को कई बार करिए, तब जाकर के अलग अलग डीआई आप लगा पाओगे। तो यानी कि आपको कई किताबें नहीं पढ़नी है, आपको एक ही किताब पढ़नी है, एक ही किताब के एक ही टाइप के एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, उसी को बार बार लगाना है। जब आप वो बार बार लगा दोगे तो आप देखोगे कि अनदर टाइप के क्वेश्चन आपसे ईजिली हो पा रहे हैं।
तो कुल मिला के आपको ढेर सारा संग्रह नहीं करना है, ढेर सारी बुक का ढेर नहीं लगाना है। आपको एक छोटी सी पतली सी किताब पकड़ लीजिए, उसी को आप कम से कम 30-40 बार लगा दीजिए। जब आप ऐसा कर लोगे तब आप पाओगे कि आप हर तरह के क्वेश्चन लगाने में एक्सपर्ट हो गए। तो यहाँ से DI आपकी खत्म होती है और अब अगर चलेगी तो मिक्स्ड DI चलेगी। मिसलेनियस DI की पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और मिक्स्ड DI में 2 DI एक साथ आएंगी। इसका हम एक पार्ट और ले आएंगे, उसके बाद आपकी DI पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू और इसका रिवीजन कीजिए।